जो हमको अभिप्रेत है ना, मतलब जो हमारा अभिप्राय है किसी चीज का, जिस साधन से जो हमें जिस साधन से हम अपने विवक्षित अर्थ तक यानी विवक्षित तत्व तक, ज्ञेय तत्व तक, जिसको जाना जा सकता है, ज्ञेय मतलब जाना जा सकता है, ठीक है, उस तक पहुंच सकते हैं, या फिर उसे जान पाए, है ना, या तो जिससे हम पहुंच जाएं या जिससे हम जान जाएं, इसको विवक्षित अर्थ को, उसे हम न्याय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नियते मतलब लेके जाने वाला, कहाँ तक किसके पास लेके जाने वाला, विवक्षित अर्थ तक। विवक्षित अर्थ मतलब ज्ञेय तत्व, जो जिसको जाना जा सके, उस तक ले जाने वाला जो साधन है वो न्याय है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो वात्सायन ऋषि के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ होता है प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना। प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम न्याय। अब प्रमाण क्या होगा ये आगे सब पढ़ेंगे। तो न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी मतलब जिसका समीक्षात्मक परीक्षण किया जाए, उसका अन्वेषण किया जाए, वो आन्वीक्षिकी। तो आन्वीक्षिकी ये नाम आ जाता है हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में। ठीक है, हेतु विद्या, हेतु शब्द आ जाता है मनुस्मृति में, और मेरे ख्याल से तर्क या तर्कशास्त्र शब्द भी आ जाता है। तो इसका थोड़ा परिचय देखते हैं न्याय परंपरा का। न्याय दर्शन के जो प्रणेता है गौतम मुनि थे, जिनको अक्षमाद नाम से जाना जाता है। इस बारे में ऐसी किंवदंती है कि उनके पाँव में आंखें लगी हुई थी, ठीक है, इसलिए उनको अक्षपाद कह दिया। तो इसका ये रूपक है, वैसे इसका तात्पर्य विद्वान लोग ये कहते हैं, जैसे गंगा प्रसाद उपाध्याय, आचार्य आनंद प्रकाश आदि, कि जिसके मतलब जिसके चित्त में बिल्कुल भी विक्षेप नहीं उठता है। ठीक है, विक्षेप को आप एक तरीके से रिपल समझो, जैसे पानी स्थिर है उसमें रिपल उठ रहे हैं। रिपल मतलब ये नेगेटिव वाले समझिए, जो आपको पतन की ओर ले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह की ओर ले जाते हैं। तो जिसके चित्त में कदापि विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब जिसके पाँव में भी आंखें हैं, जो चलते वक्त भी जिसकी दृष्टि नहीं जाती है, जिसकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती है, उसका नाम अक्षपाद, वो है हमारे महर्षि गौतम। तो ये एक वस्तुवादी दर्शन है, जो इस आधार पे दर्शन शास्त्र के विवेच्य तत्वों की व्याख्या की जाती है। तो न्याय दर्शन का मुख्य विषय है प्रमाणों के स्वरूप को जानना, उनका विवेचन करना। न्याय शास्त्र का लक्ष्य है दुख की निवृत्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है, तो न्याय शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमाणों के स्वरूप का विवेचन और दुख की निवृत्ति। तो न्याय दर्शन की बहुत लंबी परंपरा है। इसको आधुनिक लोग कहते हैं कि ये चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के गौतम ऋषि का समय माना जाता है। हालांकि हम इसको बहुत प्राचीन मानते हैं। मेरे ख्याल से गौतम ऋषि, एक तो गौतम नाम के बहुत आचार्य थे, है ना, तो विदेशी लोग क्या करेंगे भाई, कहीं गौतम लिखा मिल जाएगा, बोल देंगे हाँ भाई यहाँ से आपकी गणना शुरू हो गई है। तो इनके बारे में लिखा मिलता है कि मिथिला के निवासी थे। इनका ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र, जिसके 5 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक है। आहनिक का मतलब होता है दिन, दिन का मतलब होता है एक दिन का पाठ। ठीक है, अब सोचिए उस समय कितने विद्वान लोग होते होंगे कि 2 दिन में समझ जाते हैं। तो यहाँ तो लोग साल साल भर या उससे भी ज्यादा लगाते हैं। फिर आचार्य वात्सायन होते हैं, इन्होंने उनका टाइम रखा 400 ईसा पूर्वी। गौतम का रखा 200 ईसा पूर्वी, तो ये मान लिया भाई 200 साल के बाद और पैदा हो गया वात्सायन। तो ये दोनों बहुत प्राचीन आचार्यों में से एक है। हो सकता है महाभारत से पुराने भी हमारे गौतम ऋषि निकल जाए। तो खैर हम मुख्य आचार्यों के नाम जान रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके वात्सायन ऋषि, जिनका वात्सायन भाष्य अ, हमको प्रसिद्ध है। कई लोग ये कहते हैं कि वात्सायन वात्सायन जो है वो चाणक्य भी थे, तो नहीं, चाणक्य वात्सायन नहीं थे। चाणक्य का गोत्र वात्सायन हो सकता है। ठीक है, एक फिर उसके बाद होते उद्योतकर, जिन्होंने वार्तिक लिखा। न्याय भाष्य हुआ, उस पर वार्तिक लिखा। वार्तिक मतलब एक वृत्ति ग्रंथ होता है, विस्तार देने के लिए ग्रंथ होता है। और ये कश्मीर के निवासी थे, और ये शास्त्रार्थ भी करते थे। फिर वाचस्पति मिश्र, इनका समय 900 ईस्वी, ये भी मिथिला के थे। ठीक है, तो कौन कौन मिथिला रहे थे, गौतम, वात्सायन और वाचस्पति, और बीच में कौन हुआ, उद्योतकर कश्मीर। उसके बाद इन्होंने, वाचस्पति ने लिखी न्याय तात्पर्य टीका। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन।
ठीक है, इन्होंने न्याय सूची निबंध लिखकर लघुकाय ग्रंथ न्याय सूत्रों की रक्षा के लिए लिखा। तो वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी और योग तत्व वैशारदी नामक टीका ग्रंथों में सांख्य योग की विशुद्ध व्याख्या करते हैं। न्याय कणिका तथा तत्व बिंदु मीमांसा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। तो वाचस्पति मिश्र ने छह जो ग्रंथ है, छह शास्त्र, छह दर्शन, सबके ऊपर टीका लिखी है। ब्रह्मसूत्र की जैसे भामती टीका है, वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, और इनको इसलिए कहते हैं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र का, न्याय जगत में इनको तात्पर्याचार्य भी कहते हैं वाचस्पति मिश्र। बौद्ध दर्शन का भी इनको ज्ञान था। अब तो ये बात, तो इनको वैशेषिक को अगर छोड़ दिया जाए तो सब पे इनकी टीका मिल जाएगी आपको वाचस्पति। ठीक है, तो जय उसके बाद बहुत बड़े विद्वान हुए जयंत भट्ट। इनकी टीका थी न्याय मंजरी, और इन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में बौद्ध मत का खंडन किया है। जैसे इनकी एक बात प्रचलित है कि अ, मतलब इन्होंने बहुत कठोर शब्द लिखे, हालांकि पूर्व पक्ष भी बहुत कठोर लिखा था। जैसे इन्होंने लिखा था कि अ, पूरे संसार को भ्रमित करने वाला जो बुद्ध है वो अंधे है। किस प्रकार के कुछ वाक्य थे इनके। फिर एक भाषर वज्ञ नामक विद्वान हुए, कश्मीर के ही थे, इन्होंने न्याय सार लिखा, न्याय सूत्र पर एक प्रकरण ग्रंथ था। फिर एक बहुत विद्वान आचार्य हुए, उनका नाम था उदयन। 1000 ईस्वी इनका समय था। इनका उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिल जाएगा। तो इनकी टीका का नाम था तात्पर्य परिशुद्धि। और प्रशस्त पादभाष्य जो वैशेषिक दर्शन का है, उसकी इन्होंने एक टीका लिखी जिसका नाम त्रिनावली था। तो ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैंने लिंक डाली हुई है। ठीक, तो इनके दो बहुत जरूरी ग्रंथ है जिनका नाम है आत्म तत्व विवेक, जिसको बौद्ध धिक्कार भी कहते हैं क्योंकि बौद्ध खंडन में था, और इसमें आत्मा की सिद्धि की गई। और फिर दूसरी थी न्याय कुसुमांजलि, इसमें परमात्मा की सिद्धि की गई। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, गौतम हुए जिन्होंने सूत्र लिखा, फिर वात्सायन ऋषि हुए जिन्होंने भाष्य लिखा, फिर उद्योतकर हुए उन्होंने वार्तिक लिखा, वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका लिखी, और तात्पर्य टीका के खंडन में कुछ आर्य कीर्ति नाम के कुछ बहुत एक विद्वान थे, आर्य कीर्ति, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से दिग्नाथ थे। ठीक है, इन दोनों ने इनके खंडन में किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, उसका उत्तर उदयनाचार्य ने लिखा तात्पर्य परिशुद्धि। तो ये बहुत ही एक दिमाग को चक्कर दे देने वाला पूरा प्रकरण चल रहा है, पूरी परंपरा चल रही है इस तरीके की। और उदयन जी के बारे में आपको ये जानने का ये महत्व रहेगा, ये जानोगे तो आपके लिए उचित रहेगा। और आत्म तत्व विवेक न्याय कुसुमांजलि पढ़ने जाएगा। ठीक है, और कभी समय मिला तो न्याय कुसुमांजलि भी पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ जो मॉडर्न रूप में हम ईश्वर कैसे सिद्ध करते हैं उस तरीके से मैं समझा, अगर समझ रहा हूँ। तो फिर अब नव्य न्याय की ओर आ जाते हैं। ये परंपराएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको परंपरा और इतिहास पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम बेसिक ही, आप पहली क्लास है, आज बेसिक ही जानेंगे। और जो जो 16 पदार्थ हैं जिनके बारे में न्याय शास्त्र बात करता है, उनका सामान्य रूप से परिचय जानेंगे। ठीक है, कक्षा के अंत में आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और गंगेश उपाध्याय, ये इनका समय था 13वीं शताब्दी, जिसके बाद नव्य न्याय शुरू हो गया। अब फिर से ध्यान दो, ये भी मिथिला के, तो सब मिथिला के। ठीक है, और इनको नव्य न्याय का जनक कहते हैं क्योंकि जो प्राचीन न्याय शास्त्र था वो बौद्धों के कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था, मतलब उसकी जो परंपरा के आचार्य थे। हालांकि मैं मानता हूँ कि गौतम और वात्सायन सबका उत्तर दे रहे। एक ठीक है, अब उसके बाद तत्व की बहुत लंबी परंपरा है। रघुनाथ शिरोमणि हुए, मथुरानाथ हुए, एक जगदीश भट्टाचार्य हुए। जगदीश भट्टाचार्य की 17वीं शताब्दी की टीका है जगदीशी, और शब्द शक्ति प्रकाशिका एक बड़ा निबंध है। और जो शब्द शक्ति होगी ना, शब्द, उसके बहुत अच्छा निबंध है, पढ़ने लायक है। और गदाधर भट्ट जो है, शब्द शक्ति प्रकाशिका को हमने एक रिसर्च पेपर में भी कोट किया। गदाधर भट्ट की गदाधरी नाम की एक डीडीटी करके टीका थी, उस पर इन्होंने लिखी गदाधरी टीका। इनके 52 मौलिक ग्रंथ है गदाधर भट्ट के, बहुत ही विद्वान थे। इनका एक ग्रंथ था व्युत्पत्तिवाद और शक्तिवाद। व्युत्पत्तिवाद तो ऐसा ग्रंथ है जो व्याकरण में भी पढ़ाते हैं, न्याय में, दर्शन में भी पढ़ाते हैं। तो व्याकरण का दर्शन बताता हूँ।
ठीक है, कि न्याय की दो धाराएं थी, एक प्राचीन न्याय, दूसरा नव्य न्याय। प्राचीन में आ गए आपके गौतम, वात्स्यायन, उद्योगकर, वाचस्पति, जयंत भट्ट, भास्कर वगैरह, उदयन। ठीक। और नव्य न्याय में आ गए गंगेश उपाध्याय। तो प्राचीन न्याय आमतौर पर पदार्थ मीमांसा आदि करता है। पदार्थ और प्रमाण क्या होता है हम जान लेंगे, मतलब प्रमाण की भी करता था लेकिन मुख्यतः पदार्थ को देते थे। तो नव्य न्याय में गंगेश उपाध्याय प्रमाण मीमांसा करते। ठीक है, तो ये हो गया। और हम जो ग्रंथ देख रहे हैं इसका नाम है तर्क भाषा। इसके रचयिता का नाम है केशव मिश्र। इनका स्थान क्या है, जन्म आदि क्या है, इसके विषय में ज्यादा कुछ पता नहीं। तो एक विद्वान हुए अभी रिसेंट के, समकालीन विद्वान हुए हैं, जिनका नाम है सुंदरलाल गोस्वामी, जिन्होंने केशव मिश्र को मिथिला के सरिसव गांव का निवासी बताया है और अभिनव वाचस्पति के प्रपौत्र बताया है। इनका समय 1000 से 1400 ईस्वी के बीच में मानते हैं। और तर्क भाषा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, तर्क संग्रह पे, तर्क भाषा पे। ठीक है, क्योंकि तर्क भाषा के लेखक थे केशव मिश्र। ठीक है, ये क्या है, न्याय का प्रकरण ग्रंथ, एक प्रवेश ग्रंथ है। इस ग्रंथ ये ऐसा ग्रंथ है जो न्याय वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का निरूपण करता है। इसमें तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन किया जो न्याय के हैं, और साथ में वैशेषिक के 7 पदार्थों का भी विवेचन किया गया है। 7 पदार्थ, 9 गुण और 24, 9 द्रव्य और 24 गुण। ठीक है, 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुण, 7 9 24। ठीक। और इसमें जो मूल वैश्विक दर्शन है वो 6 पदार्थ मानता है और अभाव को अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो तब उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस पे बहुत सारी टीकाएं तर्क भाषा पे, उज्ज्वला, तत्वबोधिनी, तर्क कौमुदी, तर्क भाषा प्रकाशिका, दुनिया भर की है। तो आप वो सब आप पढ़ लेना, आपको नेट की तैयारी तो कर नहीं रही थी, मैं सब पढ़ा। ठीक है, तो अब तर्क भाषा जो है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसका मंगलाचरण है कि बालो अपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन अल वांछन्त्य अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्तन वितर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। तो जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या लिखा है, वांछन्त्य अलसः श्रुतेन, जिसको सुनकर भी जो आलसी बालक हैं। और बालक किसको कहा है यहाँ पे, जो थोड़ा कम जानते हैं। ऐसा नहीं कि बालक कह दिया मतलब दूध पिता बच्चा नहीं हो गया, उसका अर्थ हो गया जो शास्त्रों में जो बालक है। तो बालक किसे कहा था, बालक का मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा हो। यहाँ बालक का अर्थ परंपरा में माना जाता है, बालक वो है जो किंचित व्याकरण, किंचित दर्शन, किंचित व्याकरण और साहित्य जानता हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो कोई करेक्ट कर देना। ठीक है, तर्क भाषा का प्रयोजन जो है अल्प अध्ययन से ही न्याय सिद्धांत का, न्याय के जो सिद्धांत है उनका परिचय कराना होता है। तो ठीक है, ये तर्क भाषा एक ऐसा ग्रंथ है जो न्याय और वैशेषिक के आपको परिचय करा देता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। प्रतिक्रिया दीजिए कोई। हाँ समझ रहा है सर। ओके, प्रतिक्रिया आशा यहाँ है से कि वो लोग भी चैट में ज्यादा। आएगी, बोलेंगे बोलेंगे नहीं लोग। अच्छा, तो चलिए, अब तर्क भाषा जो है ये ग्रंथ का नाम कैसे पड़ा, इसमें तर्क शब्द है, दूसरा भाषा। ठीक है, अब तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, तर्क्यन्ते मतलब प्रतिपादन करना, इति तर्कः, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः। प्रमाणादय षोडश पदार्थ, किसका प्रतिपादन कर रहे हैं जी, षोडश पदार्थों का। ते भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा। तो तर्क्यन्ते का मतलब होता है क्या, इस धातु से क्या अर्थ निकलेगा, प्रतिपादन करते हैं। किसका प्रतिपादन करते हैं, हम कहते हैं ना हम लॉजिक लगा रहे हैं इसको। तो लॉजिक किस लिए लगा रहे हो, किसी बात को प्रतिपादन करने के लिए ना, तो उसका अर्थ होता है तर्क। तो भाषा, भाषा मतलब भाष्यन्ते, भाषा का अर्थ क्या होता है, मनुष्य के विचार का जो आदान प्रदान करने का साधन है वो भाषा है ना। तो 16 पदार्थों को प्रतिपादन किया जा रहा है, उस ग्रंथ को कहेंगे तर्क भाषा। ये 16 पदार्थ क्या है, ये 16 पदार्थ न्याय सूत्र का सबसे पहला सूत्र, न्याय दर्शन का सबसे पहला सूत्र है।
कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वादल्प, विदंडा, हेतुभाग, सलजाति, निग्रह, ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थों को जानने से क्या मिलता है? अपवर्ग मिलता है। ठीक। अब इनको जानने से अपवर्ग मिलता है, इसका क्या मतलब है? क्या इसको पढ़ लेने से अपवर्ग मिल जाएगा? नहीं। अब जब मूल सूत्र पढ़ेंगे तो इस पर विशेष चिंतन करेंगे। इसका मूल कुल मिला के तात्पर्य ये है कि जब आपको सारे पदार्थों का ज्ञान होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने की बात कही, आगे जाके योग साधन की भी बात कही है। तो इनको जान करके जब आपको सम्यक ज्ञान होगा हर एक पदार्थ का, आप जानोगे मैं आत्मा हूं और एक परमात्मा भी है, और दुखों की निवृत्ति जो होती है वो किस प्रकार से। अब क्या करना है जान के, मुझे दुखों की निवृत्ति करनी है, तो हर विषय को समझाने के लिए प्रदर्शन है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप वर्ग को प्राप्त करेंगे, एक प्रक्रिया चलती है। ठीक है। अब प्रमाण प्रमेय इन शब्दों की व्याख्या हम थोड़ा समझ लेते हैं। आज एक तरीके से मैं आपको एक तरीके से ओवरव्यू ही दूंगा, तो बहुत बोझिल ना हो जाए, इसलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रमाण क्या है? प्रमाकरण प्रमाणम। ठीक। प्रमाकाकरण प्रमाण है। करण का मतलब होता है साधक तमम करणम। ठीक है। जो सबसे ज्यादा साधक हो, मतलब सब जो क्रिया है, जो भी कार्य संपन्न करना है, जो भी क्रिया करनी है, उसमें जो सबसे अधिक साधक, साधकतम है ना, सबसे बेस्ट, जो उसका साधन, जो उसका साधक होगा, जिसके द्वारा साधन हो जाए, उसको कहेंगे हम करण। ठीक है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, अर्थमात्र ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो प्रमाकरणम मतलब ज्ञान का करण, ज्ञान का एक ऐसा साधक जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे उत्तम है, जिससे ज्ञान हो, वो होता है प्रमाण। ठीक। हम कहते रहते हैं ना, इसका प्रमाण दो, ये प्रमाणित करो, तो ये उसका अर्थ होता है। प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। अब प्रमेय क्या है? प्रमा का विषय वही प्रमेय है। प्रमेय मतलब प्रमा का विषय ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का विषय हो गया प्रमेय। संशय क्या है? एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना अर्थ विमर्श संशय। एक ही धर्म में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों को अवमर्श करा देना, बोध को, मतलब एक ही धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों को डाल देना, क्या कहलाएगा? संशय। एक ही वस्तु के बारे में परस्पर विरोधी या परस्पर भिन्न विशेषताओं का एक साथ ज्ञान होना संशय है। तो संशय का मतलब क्या होता है? संशय का शक वाला संशय, एक तरीके से शक वाला ही संशय है, मतलब, लेकिन पूरी तरह वैसा मत मान लेना। इसका अर्थ होता है कि एक धर्म में विरुद्ध, एक दूसरे के विरोधी तत्व हो, मतलब जैसे कि ये व्यक्ति शराब पीता होगा या नहीं पीता होगा, आपको क्लियर नहीं। जैसे कभी वो बड़बड़ाता है, बहुत मारपीट करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, कई बार उसके मुंह से बदबू आती है, कई बार व्यक्ति पकड़ भी नहीं पाता शराब पी है या नहीं है, तो संशय है कि शराब पीता है या नहीं। या मान लीजिए कि अभी शराब पी, पहले भी वैसी हरकतें करता था, अभी भी करता है, लेकिन उसने बोला है कि मैंने छोड़ दिया है। मान लो सच में उसने छोड़ दिया हो 1 साल से 1 महीने से, लेकिन हमको नहीं पता है। तो उसके अंदर हमें क्या है? दो विरुद्ध धर्मों का, धर्म का मतलब ये रिलीजन वाला या राइटियसनेस वाला धर्म नहीं है। धर्म मतलब जिसको धारण कर रहे हैं, वो अर्थ है। तो जो दो विरुद्ध धर्मों का हमें अभी ज्ञान हो रहा है, उसके प्रति वो क्या है? संशय, कि शराब शराबी है, शराबी नहीं है। ये बहुत सामान्य उदाहरण मैंने दिया है। फिर होता है क्या? एक ही वस्तु के परस्पर विरोधी या परस्पर भिन्न विशेषताओं का जो ज्ञान करा है, एक साथ जो ज्ञान हो रहा है, वो संशय है। प्रयोजन क्या है? ये न प्रयुक्त प्रवर्तन, प्रयोजन है, मतलब जिससे प्रेरणा पाकर हम काम करते हैं, प्रयोजन है।
तो जैसे कि किसी को मुंबई जाना है, तो क्यों जाना है? तो कहते हैं हीरो बनने के लिए। तो प्रयोजन क्या है? हीरो बनना। तो मुंबई जाने का प्रयोजन क्या है? क्या कहोगे आप? हीरो बनना। तो मतलब मुंबई जाकर हीरो बनना प्रेरित हो रहा है, तो वो प्रयोजन हो जाएगा। प्रयोजन तो एक प्रयोजन का मतलब होता है प्रवर्तक। मुंबई कोई क्यों जा रहा है? हीरो बनने के लिए। हीरो बनने में मुंबई प्रवर्तक है, प्रयोजन है। ठीक है। दृष्टांत वादी प्रतिवादिनो सम प्रतिपत्ति विषयो अर्थो दृष्टांत। वादी और प्रतिवादी की दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत का एक अर्थ का उदाहरण। दोनों की, वादी और प्रतिवादी की जिस पर सहमति हो, मतलब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसको वादी के द्वारा भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है। हम दोनों जिस विषयभूत अर्थ पर सहमत हो उसको कहते हैं दृष्टांत। इसमें दो भेद है, साधारण और व्याकरण। ठीक है। इसकी व्याख्या विषय हम लोग बाद में करेंगे। फिर सिद्धांत प्रामाणिकत्वेन अभ्यो प्रामाणिकत्वेन न अभ्योगतो अर्थ सिद्धांत। जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। मतलब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत भी एक अर्थ है जो कि प्रामाणिक रूप से स्वीकृत है। प्रामाणिक मतलब क्या है? जो प्रमाणिक, प्रामाणिक मतलब जो प्रमाणित है। प्रमाणित मतलब का क्या है? जो यथार्थ ज्ञान है और यथार्थ ज्ञान को आपने प्रमाण से सिद्ध किया है। ठीक है? उस अर्थ को सिद्धांत। तो प्रमाण से किसकी स्थापना होती है जी? सिद्धांत की होती है। सिद्धांत के कई प्रकार है। सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र मतलब एक ऐसा सिद्धांत है जो हर जगह लागू होता है। ठीक है। एक है दूसरा हो गया प्रतितंत्र, जो सीमित है। ऐसा सिद्धांत जो सीमित है। फिर एक आ जाएगा अधिकरण सिद्धांत, फिर एक आ जाएगा अभ्युपगम सिद्धांत। तो इनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर है सातवां, मैं 16 पदार्थ समझा रहा हूँ संक्षेप में। सातवां अवयव अनुमान वाक्य से एक देश अवयवा। अनुमान वाक्य के एक देश अंश को अवयव कहते हैं। अब अनुमान वाक्य क्या है? अनुमान वाक्य का मतलब होता है शास्त्रार्थ करने के लिए जो आप पंचावयव बनाते हो, है ना। 5 प्रकार के अवयव होते हैं, वो हम क्यों बनाते हैं? अनुमान करने के लिए। अनुमान प्रमाण में जब विस्तार से हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि पंचावयव क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं। तो तर्क मतलब तर्क के अनिष्ट प्रसंग, अनिष्ट का प्रसंग प्राप्ति होने लगना तर्क है। तो यहाँ तर्क का अर्थ अलग हो जाएगा। अनिष्ट प्रसंग की प्राप्ति होना तर्क है। ठीक है। जो प्रसंग अभी हमें इष्ट नहीं है वो प्राप्त होने लगे तो वो तर्क। फिर निर्णयो अवधारण ज्ञानम निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। मतलब जो ज्ञान निश्चयात्मक है उसको निर्णय कहते हैं। वाद, जल्प और वितंडा आ जाएगा। ये 6 प्रकार के प्रभाव जो है प्रकार होते हैं। ठीक है। या मैं कहूँ शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो एक कथा के प्रकार होते हैं। कथा, ठीक। ये राम कथा नहीं है, ये अलग है। तो निर्णय क्या है? कि निश्चयात्मक ज्ञान को निर्णय कहते हैं। कि तत्व बुभुत्सो कथावाद, कथा तत्व बुभुत्सो कथावाद, तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं। तथा इसमें ये बात याद रखना, वाद का विषय केवल और केवल ज्ञान का आदान प्रदान करना होता है और कुछ नहीं। फिर जल्प उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्प। जिस कथा यानी जिस विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं उसको कहते हैं जल्प। तो आजकल जो डिबेट होते हैं वो जल्प की श्रेणी में है। वैसे तो वितंडा ही हो जाते हैं, पर अगर हम सामान्य फ्रेमवर्क देखेंगे तो वो जल्प की श्रेणी में है, क्योंकि वादी और प्रतिवादी अपने पक्ष को साबित करना चाह रहे हैं। वाद क्या है? वो सत्य की खोज के लिए हो रहा है। वाद में एक स्कोप होता है कि विरोधी अगर सत्य बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, विरोधी साबित कर रहा होगा अपनी बात को, तो माना जाएगा। जल्प में ये नहीं होता है। जल्प में भावना ही नहीं होती है कि अगला साबित करेगा तो उसको मानना है, जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि आप तब भी कोई कुतर्क ले आइए। खैर, तो वितंडा सबसे बुरा होता है, जो होता है स एव स्वपक्षज्ञा, स एव स्वपक्षज्ञ स्थापन हीनो वितंडा, जिसमें खुद के पक्ष की ही स्थापना नहीं की जाती, बस विरोधी का विरोध किया जाता है, उसको कहते हैं वितंडा। जल्प कथा ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित हो, मतलब अपने पक्ष को जीतना है लेकिन अपना पक्ष स्थापित नहीं करने पर दूसरे का विरोध कर रहे हैं, उसको कहते हैं वितंडा। अच्छा, फिर आता है हेत्वाभास। दो बातें हैं, हेतु हेत्वाभास, ये दोनों समझेंगे हम आगे जाके। तो हेतु मतलब होता है जो साधन है जिसके द्वारा हम अनुमान वाक्य को सिद्ध करते हैं, अनुमान को हम सिद्ध करते हैं, उसको हम कहते हैं हेतु। और जो हेतु के समान लगता है लेकिन होता नहीं, उसको हम कहते हैं हेत्वाभास। तो ते अपि कतिपय हेतु रूप योगाद हेतु वद आभासमान हेत्वाभास, है ना। असद हेतु का हेत्वाभास कहते हैं, मतलब जो हेतु नहीं होता है, जो कुछ हेतु रूपों में योग से हेतु के समान आभासित होता है, उसमें हेतु के समान कुछ कुछ दिखता तो होता नहीं है, ठीक है ना। नील गाय गाय जैसे दिखती है, गाय होती नहीं। एक है ताजमहल, एक है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ताजमहल जैसे दिखता है पर होता है नहीं, तो इस तरीके से समझो हेत्वाभास। हेत्वाभास हेतु होता नहीं है पर लेकिन उसको हेतु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। फिर है छल। तो अभिप्रायाणांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषण अभिधानम छल। ठीक है, अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष छल, कि जो शब्द या जो भी बात चल रही है उस बात जानबूझ के, आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद भी जानबूझ के आप उसका अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ लगा रहे हैं और दोष दे रहे हैं, उसको कहेंगे छल। छल के बहुत प्रकार हैं। फिर आता है जाति। असद उत्तरम जाति, अयुक्त या अनुचित उत्तर जाति। जाति मतलब क्या है, ये समान प्रसवात्मी का जाति वाला नहीं है, या ब्राह्मण बनिया वैश्य वाली जाति नहीं है। ये जाति का मतलब क्या है, असद उत्तरम जाति। ठीक है, अब ये किस धातु से बना है मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक शब्द आता है जही। जही का मतलब होता है क्या है ये, समझ आता हूँ। तो असद उत्तरम जाति, अयुक्त या अनुचित उत्तर है वो जाति है। मतलब उदाहरण के लिए समझो, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई कल तुम समय से क्यों नहीं गए, तो कहना अरे मेरे पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द कोई थोड़ी पूछता है, कल क्यों नहीं आया इसका उत्तर दो। ये जाति है। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। निग्रह स्थान आता है पराजय हेतु नहीं, पराजय जिससे जो पराजय का कारण बनता है वो क्या है, निग्रह स्थान। बहुत प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं। अब उसमें जैसे एक ये होता है, एक उसमें एक ये आ जाता है जैसे अप्रतिभा। प्रतिभा ही नहीं है, आप उस विषय पर बात करें जो आपको आता ही नहीं है, उस पर आपको सवाल पूछा गया, आपने उत्तर नहीं दिया, तो निग्रहित हो गए, निग्रह स्थान। निग्रह का अर्थ होता है बन जाए, ठीक है। कहता है ना मैं इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह मतलब क्या है, इंद्रियों को बांध के रखना, कंट्रोल्ड, उनको एक दायरे में सीमित करना, पकड़ के रखना। तो निग्रह स्थान मतलब पकड़ लिया, ऐसा स्थान है। जो हम चेस में जब खेलते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि यू हैव कैप्चर्ड द किंग ऑफ योर ओपोनेंट। तो कैप्चर का ये नहीं कहते कि इसकी घोड़ा मार दिया पीट दिया, भाषा नहीं होती है चेस में कहते हैं कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो निग्रह का मतलब है कि आपने शत्रु को कैप्चर कर लिया। तो किस 16 पदार्थ हो गए, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल पितंडा हेतुभात छल जाति निग्रह स्थान, ठीक है। तो अब तो मैं प्रमाण प्रमाकरण और कारण, और तीन कारण नहीं, तीन ये बहुत भारी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो जो प्रमाण है, तो ये कुछ कुछ बात समझ लो। प्रमाण क्या है, प्रमाकरण प्रमाणम। कि प्रमा क्या है, यथार्थ अनुभव प्रमाण। यथार्थ अनुभव जो हो रहा है या यथार्थ ज्ञान जो हो रहा है वो प्रमाण है। करण क्या है, साधक तमम करणम।
साधकतम जो कारण है वो, तो सबसे ज्यादा साधक हो रहा है जो कारण है। तो प्रमाकरण मतलब क्या है? यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान के लिए जो सबसे अधिक साधक है वो प्रमाण है। फिर कारण क्या है? जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध हो, अनावश्यक ना हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम कारण। कारण मतलब क्या? कार्य के पहले है। और दूसरी बात क्या? अन्यथा सिद्ध है, मतलब अनावश्यक नहीं है, वो होता है कारण। कार्य की उत्पत्ति में जो अनावश्यक नहीं है, आवश्यक है, वो होता है कारण। तीन प्रकार के कारण कारण बताए हैं, या समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। न्याय वैशेषिक में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आगे भी कुछ बताऊं या रहने दूं?